व्याख्यान और नेमी निधि की ओर से आज श्री नेमीचंद्र जैन के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस दूसरे स्मृति व्याख्यान में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने इसे व्याख्यान माला नहीं बनाया है, ये लचीलापन रखा है कि कभी ऐसा भी अवसर आएगा जब व्याख्यान के बजाय 3-4 लोगों की बहस भी हम स्मृति में आयोजित कर सकें, क्योंकि नेमी जी को खुद व्याख्यान देने का इतना शौक़ नहीं था जितना आपस में बैठ के बातचीत और बहस करने का। आपको ये भी याद होगा कि पिछले बार हमने प्रख्यात विद्वान और संगीतविद डॉक्टर मुकुंद लाट से अनुरोध किया था और उन्होंने पहला व्याख्यान दिया था। और आज डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो जाने माने लेखक, चिंतक और शिक्षा शास्त्री हैं, भाषा की संजीवनी विषय पर व्याख्यान देंगे। हमारा अनुरोध स्वीकार करके वरिष्ठ कवि और आलोचक और कलाविद श्री कुंवर नारायण ने, जो कि नेमी जी को बहुत निकट से जानते भी थे, बरसों से उनके मित्र थे, इसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। सैद्धांतिक कारणों से नामवर जी इस सभागार में इन दिनों नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने पहले अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी, लेकिन यहाँ ना आने के कारण तो हम लोगों ने फिर कुंवर नारायण जी से अनुरोध किया और उन्होंने, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत अल्प सूचना पर हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया। सबसे पहले आप नेमी जी ने बहुत अधिक तो नहीं लिखा था, लेकिन जितना लिखा था वो सब पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं हो पाया। कुछ उनकी भी कोताही थी और कुछ ऐसी परिस्थिति होती गई जिसमें वो बहुत सारी सामग्री पुस्तकाकार संकलित नहीं होती रही। हम लोग अब प्रयत्न कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो सामग्री जो अभी प्रकाशित नहीं है पुस्तकाकार, वो धीरे धीरे आए। बहुत पहले आपको याद होगा कि एक बंगला नाटक नील दर्पण, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में लगभग एक क्रांतिकारी क्षण उपस्थित किया था, क्योंकि वो नाटक था जिसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था और इस पर पाबंदी लगा दी थी। तो उस नाटक का बंगला से नेमी जी ने हिंदी में अनुवाद किया था, और जो उस समय कानूनी बहस और आदेश हुए थे उनका भी अनुवाद किया। तो वो पुस्तकाकार भारतीय ज्ञानपीठ ने इस अवसर पर प्रकाशित की है, जिसका लोकार्पण होगा। नटरंग, जो अब मेरे लगभग लापरवाह संपादन और रश्मि के सुघर संयोजन में निकल रहा है, उसका एक नया अंक भी आज हम लोग अर्पित करेंगे। आज का जो विषय है भाषा की संजीवनी, जब मुझसे किसी ने कहा कि इसका अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा, तो मुझे तो सूझा नहीं। तो मैंने सोचा कि इसमें अधिक चतुर सुजान स्वयं कृष्ण कुमार ही हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि ज़रा आप बताएं, क्योंकि वो उन बुद्धिजीवियों में से हैं, हम में से कुछ हैं यहाँ ऐसे, जो हिंदी अंग्रेज़ी पर, जैसा हिंदी में फिर कहा जाता है, समान अधिकार रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका अनुवाद तो शायद अंग्रेज़ी में संभव नहीं है, क्योंकि संजीवनी होती ही नहीं अंग्रेज़ों के यहाँ, तो इसलिए अंग्रेज़ी भाषा में संजीवनी कहाँ से आएगी। संजीवनी तो हमारी परंपरा का शब्द है, इसका अनुवाद तो खैर फिर मैंने उसको भाषा की संजीवनी ही लिख दिया था। तो भला हुआ अंग्रेज़ी वालों का कि वो चूँकि इस तरह की चीज़ें छापते नहीं हैं, तो छापा नहीं उन्होंने। नेमी जी की एक बुनियादी चिंता भाषा के बारे में थी, ये सभी जानते हैं। भाषा के बारे में उनकी चिंता के कई पक्ष थे। एक तो धीरे धीरे स्वयं हिंदी में भाषा के प्रति लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि अब तो लेखक भी साफ सुथरा गद्य लिखने में अगर अक्षम नहीं है तो कम से कम बहुत सतर्क नहीं है। नेमी जी की एक विशेषता ये थी कि उन्होंने ज़िंदगी भर जो गद्य लिखा बहुत साफ़ सुथरा गद्य था। हम लोगों में से बहुत लोग अब ऐसा गद्य लिखने लगे हैं जिनका
जो दुचित्ता किस्म का गद्य है, यानी जो इसमें से कई चीज़ें अंग्रेज़ी में सोची जाती हैं और फिर शायद हिंदी में लिख दी जाती हैं। नेमी जी, ये बावजूद इसके कि वो भी अंग्रेज़ी में एमए थे, उनके गद्य में किसी अंग्रेज़ी की छाया नहीं है। दूसरी तरफ उनकी चिंता भाषा के जो बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जिनको हम अनदेखा करते हैं, जिनको हम शायद ध्यान में कई बार नहीं ले पाते, उनकी ओर भी सतर्क रहने की थी। और तीसरी उनकी चिंता रंग भाषा की थी, जो सिर्फ शाब्दिक भाषा से कहीं बढ़कर ज़्यादा सघन, उत्कट, ज़्यादा संप्रेषणीय भाषा होती है, और जिसमें शब्द के अलावा और मुद्राएं और अभिनय इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें शामिल होती। बल्कि उन्होंने एक व्याख्यान ही 3-4 व्याख्यान रंग भाषा पर दिए। तो भाषा संबंधी चिंता उनकी चिंताओं में से एक थी, और ये बहुत अच्छा है कि कृष्ण कुमार जी ने इस अवसर के लिए भाषा की संजीवनी विषय चुना है। इसके पहले कि आगे की कार्रवाई हो, मैं नेमी जी की एक कविता जो कि कुछ इसी शब्द की के बारे में है, उसका शीर्षक ही है शब्द, सुनाना चाहूँगा। हम शब्दों से घिरे हैं, शब्दों ने हमें बंदी बना रखा। मंत्र हो जाते हैं शब्द, हो जाते हैं सबद, साधना से, निश्चल समर्पण से, आस्था से निकले हुए रास्ता दिखाते हैं। बिजली की कौंध जैसे रात में बरसाती अंधेरी, प्यार से निकले हुए शब्द अहम के विसर्जन से रचते हैं कविता। सरहदें करते हैं पार, देश की, काल की, अपने पराये की, जीवन की, मरण की। शब्द हो जाते हैं नारे भी, उपज कर लिप्सा से, लालसा से, खोखले पाखंडी मुखौटे सुहावने असलियत छिपाते। जैसे बेल बूटेदार चादर पेश कीमती सड़ी हुई लाश पर। शब्द हमें मुक्त करते हैं, शब्द हमें बंदी बनाते हैं, हम शब्दों से घिरे हैं। अगर थोड़ा बहुत अनुक्रम में विपर्य न हो तो मज़ा क्या। फूल पहले देना चाहिए, लेकिन मैंने वक्ता भी पहले दे दिया। तो इसलिए दे दिया कि फूलों से जो खुशनुमा वातावरण बनेगा उसके पहले मैं अपना प्रदूषण फैला दूँ। अब मैं रश्मि जी ने, देवेंद्र जी आगे हैं, देखा देवेंद्र भूषण गुप्त, इनसे आग्रह करते हैं कि वो आकर आज के अध्यक्ष श्री कुंवर नारायण और आज के व्याख्याता श्री कृष्ण कुमार को फूल देने का अनुग्रह करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार से आग्रह करेंगे कि वो नटरंग के नए अंक का कृपया लोकार्पण करें। नटरंग निकालना एक कठिन कार्य है, और क्योंकि वो विशेषज्ञ पत्रिका है, तो जो लोग भाव से बाहर जाएंगे तो दाम देकर उसको वहां खरीद सकते हैं। इसमें ऐसे कम लोग हैं जो सामाजिक अंतःकरण की तरह काम करते हैं। यद्यपि कृष्ण कुमार प्रसिद्ध कथा लेखक, विचारक, शिक्षा शास्त्री हैं, वो उन थोड़े से लोगों में है जिनकी उस बुद्धि जगत में भी उतनी ही मान्यता है जितनी हिंदी में, जिसे अंग्रेजी के अलावा और कोई जुबान नहीं आती। वो एक प्रसिद्ध और एक
एक तीव्रता, उत्कटता और सघनता के साथ नए प्रश्न उठाते हैं। उनकी वैचारिकता बहुत प्रसिद्ध है। किसी भी विषय पर बोलते हुए वो कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर कहते हैं जो स्मरणीय। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल उनके ये दूसरे पक्ष हैं वो थोड़ा थोड़ा धुंधला रहे से लगते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक हैं और इसलिए उनका एक प्रवक्ता का रूप बहुत प्रखर है। पिछले दिनों जो नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनी है, वो यद्यपि डॉक्टर यशपाल जैन, डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने बनाई है और उसमें केंद्रीय भूमिका कृष्ण कुमार की है। तो इससे एक बिल्कुल नई दृष्टि प्रकट होती है शिक्षा की समस्याओं को लेकर, भाषा की समस्याओं को लेकर, संस्कृति की समस्याओं को लेकर और व्यापक जो स्कूल के परिसर है उसमें पढ़ने और सीखने की समस्याओं को लेकर उस दृष्टि के लिए बहुत हद तक डॉक्टर कृष्ण कुमार ही एक तरह से उत्तरदायी हैं। उनके कई कहानी संग्रह, विकास दर्शन, उनका निबंध संग्रह विचार का डर, स्कूल की हिंदी, यात्रा वृत्तांत, अब्दुल मजीद का छुरा, शिक्षा संबंधी शिक्षा और ज्ञान, बच्चे की भाषा और अध्यापक, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, मेरा देश तुम्हारा देश, उसी में प्रकाशित होने लगा और वो एक प्रसिद्ध स्तंभकार भी है। संभवतः कुंवर नारायण जी आरंभ में कुछ कहना चाहेंगे या कोई नहीं? आप जैसा आप ये चाहते हो कि जो जैसा आपने कहा कि प्रदूषण तो पहले निकल जाए, इतनी आसानी से हम लोगों का किया हुआ प्रदूषण निकल जाता तो ये समाज कितना स्वस्थतर होता। आप ऐसा चाहें, आप कुंवर जी आरंभिक वक्तव्य देंगे, उसके बाद हम कृष्ण कुमार जी से आग्रह करेंगे तो वो अपना व्याख्यान। मित्रों, अध्यक्षता मेरा धर्म नहीं है, आपद धर्म है। क्योंकि नामवर जी किसी कारण से नहीं आ सके तो उनकी जगह मैं पकड़ा गया। खैर, नामवर जी के जो भी ओझ है शायद उसका थोड़ा सहारा लेके वे तो चार बातें कह सकूँ। पहली बात तो देवी जी का ये नाटक जो हमारे सामने दीनबंधु मित्र का अनुवाद रूप में है, इसका विमोचन करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। नाटक के क्षेत्र में नेमी जी के साथ थोड़ा बहुत जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लखनऊ भारतीय नाट्य केंद्र में इसमें मैं अध्यक्ष था। नेमी जी भी इसकी कार्यकारिणी में थे और उन दिनों नेमी जी के साथ बैठकर काफ़ी बातें वैसे होती थी। एक बात जो भी जिसका संकेत अशोक जी ने कहा भाषा के लिए, तो जो शिक्षार्थी आते थे नाट्य केंद्र में तो उत्तर प्रदेश के तमाम दूर के क्षेत्रों से आते थे। उनकी भाषा सबकी थोड़ा अलग होती थी, उच्चारण से। तो एक ये भी बात तो सच उठी थी कि उनकी भाषा को नाटक के लिए शुद्ध किया जाए या जैसी उनकी भाषा है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अंततः हम लोग इस नतीजे पर निकले कि दोनों को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए। जो गांव की भाषा का एक रस है, जैसे अवधि मेरे ध्यान में था उस वक्त, उसका भी लोप नहीं होना चाहिए। पुराने नाटकों में भी, मत्स्यकटिक में भी हम देखते हैं जो शुद्ध संस्कृत है उसके साथ जो उस समय की लोक भाषा है उसका बड़ा अच्छा, बड़ा रचनात्मक इस्तेमाल हुआ था। ये केवल एक प्रसंगवश में बात कर रहा हूँ कि भाषा को लेकर के भी नेहरू जी का बहुत ही खुला दिमाग था। उनकी स्वयं की भाषा शुद्धतम होते हुए भी उसकी और शेड्स को लेकर के भी वो विरामशील रहे थे।
मैं नेमी जी के समीक्षक और कवि रूप से भी थोड़ा बहुत परिचित रहा हूँ। एक समीक्षक के रूप में नेमी जी की दृष्टि बहुत साफ सुथरी थी, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था। शायद जो उनकी भाषा में एक शुद्धता और परिष्कार है, उसके पीछे एक परिष्कृत चिंतन का बहुत बड़ा हाथ है। जब चिंतन में कन्फ्यूजन होता है उस समय भाषा भी गड़बड़ हो जाती है। चिंतन साफ हो तो भाषा अपने आप अपना रूप ले लेती है। बहुत पहले राजशेखर ने एक बार ये बात कही थी काव्य के लिए कि उक्त विशेषों कब्बन भाखा जा हो सा हो। उक्त वैशिष्ट कंटेंट या सब्सटेंस वो मुख्य बात है कविता में, फिर भाषा अपने आप अपना रूप ले लेती है। जिस समय कृष्ण कुमार जी का विषय मेरे सामने आया, भाषा की संजीवनी, तो मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया कि संजीवनी से यहाँ क्या अर्थ है। मैंने रश्मि जी को फ़ोन भी किया कि मैं जानना चाहता हूँ कृष्ण कुमार जी क्या सोच रहे थे, तो उन्होंने उनका छोटा सा एक सार संक्षेप मुझे फ़ोन पर ही पढ़ के सुनाया। साफ बात तो ये कि बहुत स्पष्ट नहीं हो सका मैं फ़ोन पर कि इसके पूरे अभिप्राय क्या है। थोड़ा बहुत जो मैं संजीवनी, जिसके अंग्रेजी अनुवाद की दिक्कत अभी अशोक जी ने बताई, मुझको उसके प्राण शक्ति या जीवन शक्ति की ओर मेरा ध्यान गया। जब भी हम किसी माध्यम में चिंतन करते हैं या किसी वस्तु को सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, तो हम जाने अनजाने उसमें एक चेतना भर देते हैं, ये चेतना का संचार करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बराबर सोचते हैं, बराबर देखते हैं और बराबर जानने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी निर्जीव नहीं रह सकती। उसमें एक सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही है, एक निजी प्राण प्रतिष्ठा भी होती है जब हम उसको अपनी तरह से सोचते हैं। ये कविता में मैंने खास तौर पर देखा कि एक हद तक तो मैं उसको शुरू करता हूँ कविता को, लेकिन बहुत जल्दी कविता खुद टेक ओवर कर लेती है और वो मुझे थोड़ा थोड़ा बताने लगती है कि आगे क्या करना है, कैसे उसको विकसित होना है। शायद घनानंद की पंक्तियां हैं जी की, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहित मेरो कवित्व बनावत। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी है भाषा की और सब्जेक्टिविटी है उसको इस्तेमाल करने वाले की, इनका एक बराबर संवाद चलता रहता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कविता या भाषा, इनकी जड़ें जैविक हैं। चॉम्स्की ने काफ़ी पहले इस बात को रेखांकित किया था और उसने भाषा के डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात की थी कि उसकी एक अंदरूनी बनावट होती है और एक बाहरी बनावट होती है, जिसके प्रारूप किसी न किसी रूप में हमारे सामूहिक मन में, अंतर्मन में है। इसीलिए जब एक बच्चे को कुछ शब्द, कुछ भाषाएं मिलती हैं तो वो उनसे भाषा को और जनरेट करने की क्षमता रखता है, उसे बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं उस भाषा को मल्टीप्लाई कर लेता है अनेक एक्सप्रेशन से। मुझे कभी कभी कविता लिखते समय भी ऐसे ही लगता है कि एक बच्चे की संवेदना से शायद हम भाषा को फिर से जेनरेट करते हैं, उसको एक नया जीवन देते हैं कविता। दूसरी बात, भाषा को लेकर के मैं बहुत समझ, भाषा को लेकर मंत्र शब्द इस्तेमाल किया गया, इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू, वर्ड थेरेपी करके एक शब्द मनोविज्ञान में लोगोथेरेपी और वर्ड थेरेपी प्रचलित है कि हम भाषा से भी उपचार कर सकते हैं। फ्रायड ने यही किया कि केवल अपने पेशेंट की बात को सुनता था और जहाँ जरूरी होता था वो कुछ टाँके लगा देता था कि देखो ये तुम्हारा रोग इस जगह इन जगहों से है, लेकिन वो इस बातचीत को बहुत बड़ा महत्व देता था।
उपनिषदों में भी यही बात है। उपनिषद के शाब्दिक अर्थ हैं निकट बैठना, पास बैठना। गुरु और शिष्य के बीच जो बात होती थी वो लगभग मुझे एक मनोवैज्ञानिक और उसके रोगी के बीच की बातचीत की तरह लगती है। गुरु जो है केवल एक शब्दोच्चार करता था, शब्दों से उच्चार करता था। इसी तरह के वेदों में भी जो मंत्रोच्चार है उसके द्वारा हमारी बहुत सी कुंठाओं का शमन होता है। तो भाषा की ये शक्ति भी जब तक उसमें जैविक शक्ति नहीं होगी तब तक वो ऐसा नहीं कर सकेगा। खैर ये विषय मेरे बोलने का नहीं है, थोड़ा अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ और बात को अपनी समाप्त करते हुए मैं ये जो यंत्र है जो बीच बीच में खड़खड़ाता है, बोलता है, इसको बंद कर लीजिए। श्रीमती रेखा जैन, अशोक जी, कुंवर नारायण जी, श्रीमती रश्मि वाजपेयी, मित्रों, नेमिचंद्र जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान को देते हुए जो थोड़ी बहुत स्मृतियां मेरे मन में हैं नेमिचंद्र जी की, वो स्वाभाविक रूप से जागृत हो रही हैं। पहली स्मृति जो शायद मेरे लिए बड़ी निर्णायक उनकी स्मृति है, एक संपादक के रूप में है। मैंने अपना शिक्षक के रूप में जीवन एक लड़कियों के स्कूल से शुरू किया, जहां 3-4 महीनों में जब मैं था, स्कूल का वार्षिकोत्सव होना था और वार्षिकोत्सव के लिए कोई ना कोई, इसको कहते हैं आइटम, सब लोग तैयार करते थे, मुझे भी करना था। उन्हीं दिनों धर्मयुग में श्री गोपाल दास का एक नाटक छपा, उसका घर, जो किसी भी तरह से देखें तो एक अमूर्तता लिए हुए था और शिक्षकों में इस बात को लेकर सहमति थी कि ये किसी भी तरह से बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है और कम से कम 9वीं 10वीं की लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है, जिनको मैं पढ़ाता था। फिर भी ये निश्चय हुआ कि इस नाटक को करना है और वो नाटक जब हुआ तो एक तरह से काफी सफल हुआ और मुझे लगा कि भले ही बहुत छोटे से कस्बे में हुआ है पर इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। और क्योंकि अंदाज नहीं था कि कौन कहाँ दिल्ली की दुनिया में बसता है, फिर भी मैंने एक छोटी सी समीक्षा स्कूल का रंगमंच इस शीर्षक से नटरंग पत्रिका, जिसको मैंने एक बार सागर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में देखा था, उसके संपादक के नाम रवाना कर दी। कोई साल भर बाद मुझे वो अंक देखने को मिला जिसमें वो छपी थी और मैं इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य से भर गया, सुखद आश्चर्य से, कि इस पत्रिका के संपादक ने एक छोटे से कस्बे से आई हुई और वो भी एक ऐसे विषय पर, स्कूल का रंगमंच जैसे विषय पर, जिस पर कोई नहीं लिखता है और मुझे मालूम है कि आज भी कोई मुश्किल से ही लिखता है, उसकी समीक्षा उन्होंने प्रकाशित की, इस विश्वास के साथ कि जिसने समीक्षा की है उसने पूरी तरह से एक व्यक्तिगत संदर्भ नहीं लिया होगा बल्कि नाटक को उभारा होगा। बाद में दिल्ली आने पर मेरा उनसे परिचय हुआ और हर बार जब मैं कोई नाटक देखकर निकला तो ये सहज उत्कंठा हुई कि नेमी जी को ये कैसा लगेगा। और कुछ वर्ष पहले जब खूबसूरत बहू नाटक रंजीत कपूर ने यहाँ खेला तो उनकी राय मालूम पड़ने पर मैं कुछ अंदर से विचलित भी हुआ, कुछ हैरान भी हुआ कि ऐसा इस नाटक में क्या बुरा है जो नेमीचंद जी को नहीं पसंद आया। पर इस पर मैं सोचता रहा और पिछले ही सप्ताह जब मुझे ओंकारा देखने को मिली तो यथायथ मुझे नेमीचंद्र जी की खूबसूरत बहू के बारे में दृष्टि स्पष्ट हुई कि ये दोनों ही रचनाएं आज के हिंदुस्तान के गांव को
एक ऐसे रवैये से, एक ऐसी नज़र से देखती हैं जिसमें गांव के साथ न्याय नहीं हो सकता, केवल एक हमारे उपभोग की वस्तु बन सकता है, मनोरंजन के लिए, राजनीति के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए। और मुझे लगा कि इतने वर्ष बाद सही पर मैं खूबसूरत बहू पर उनका गुस्सा समझ सका। आज उनकी स्मृति में बोलते हुए ये सवाल तो मेरे मन में है ही कि उन जैसे शिष्ट और मौलिक समीक्षक की स्मृति में मैं कुछ ऐसी चिंताएं आपके साथ बांट सकूं जो अभी भी अनकही हैं। भले ही हमारे चिंता बहुल युग में रोज ही कोई ना कोई चिंता, किसी न किसी चीज को बचाने का आग्रह, आंदोलन होता ही रहता है। और भाषा की संजीवनी विषय से शायद बहुत से लोगों को लगे कि ये भाषा बचाओ आंदोलन की शुरुआत है। जिस नौकरी का जिक्र अशोक जी ने किया, जो मेरे लिए जिंदगी में पहली सरकारी नौकरी है, इस नौकरी में मेरे लिए बृहस्पतिवार का दिन बड़ा सुखद और शुभ होता है, क्योंकि ये कुछ अलग होता है। मैं बृहस्पतिवार की सुबह अपने परिषद के परिसर में स्थित एक केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 1 में एक कहानी सुनाने जाता हूँ। और वहां से जब लौटता हूँ तो वो दिन ही नहीं बल्कि लगभग पूरा सप्ताह मेरे लिए बहुत हल्का हो जाता है। और आज जिस विषय को मैं आपसे छेड़ रहा हूँ उसकी शुरुआत भी एक ऐसी घटना से है जो इस स्कूल में घटी, और उसके जरिए मुझे बहुत कुछ जानने सीखने को मिला, खासकर उस कौशल को लेकर जो वाचिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन जिसका प्रशिक्षण मुझे अपने कनाडा प्रवास के दौरान एलिस केन ने दिया। एलिस केन न केवल अपने वक्त की पर शायद किसी भी समय की एक मशहूर कथावाचक थी, और मैं उन बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने उनका दिया हुआ कहानी कहने का एक पूरा कोर्स लिया। इस कोर्स की रूपरेखा रोज ही ये होती थी, हर हफ्ते यही होती थी कि वो एक कहानी सुनाती थी, और फिर हम लोग जो कि उस कोर्स को ले रहे थे विचार करते थे कि उन्होंने इस कहानी को कैसे सुनाया, या इस कहानी का कौन सा पहलू उन्होंने उभारा, कौन सा नहीं उभारा, उसको उभारा जाता तो क्या होता, और कहानी कहने से कैसे बनती है। और कहानी दरअसल अपने आप में कुछ नहीं होती, वो कहने से और जिनके बीच आप कहते हैं उनके वहां होने से बनती है। ये प्रशिक्षण एलिस केन ने हम लोगों को दिया था। इसकी तर्ज पर जब मैंने कहानियां सुनाना बहुत वर्ष पहले शुरू किया बच्चों के बीच, तो हमेशा ही ये प्रश्न मन में रहता था कि बच्चों के लिए कहानी का चयन कैसे किया जाए, और वो भी एक ऐसे युग में जब तरह तरह की कहानियां बच्चों को उपलब्ध हैं, और ये मानने वाले भी बहुत कम रह गए हैं कि कहानी सुनाने से कोई लाभ बच्चों को होता है, उस तरह का लाभ जैसा कि गणित पढ़ाने से या कि विज्ञान पढ़ाने से होता है। बहरहाल जिस कहानी का जिक्र मैं यहाँ विशेष करूंगा, ये कहानी शंकर के द्वारा कही गई, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित एक किताब में बाकायदे सुरक्षित है, और एक जानी मानी लोक कथा है। इस लोक कथा के अनेक रूप दुनिया में मिलते हैं। जो रूप शंकर ने चुना है ये भी उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। कहानी है बुढ़िया की रोटी, और आपको इस कहानी का ढांचा आप तक मुझे पहुंचाना होगा, तभी इस संजीवनी के लिए जिन 3 लोगों की यात्रा आपको करनी है उनमें मैं आपको साथ ले चलूंगा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कहानी में तो उसका कोई घर नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने बच्चों को सुनाई उसमें गांव के बाहर उसकी एक झोपड़ी थी, और गर्मी रहती थी झोपड़ी में, इसलिए वो अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर चूल्हा बनाकर और उस पर रोटी सेंकती थी। जिस सुबह की ये कहानी है, उस सुबह बुढ़िया ने रोटी सेंकी, तवे पर डाली, और जब वो एक रोटी सिक गई तो परात में रख दी। उसके बाद उसने दूसरी रोटी बेलना शुरू किया,
और जब वो बेलने में मगन थी उसी समय पेड़ पर बैठा हुआ कौवा उस पहली रोटी को ले गया और जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया। बुढ़िया अपनी दूसरी रोटी को वहीं छोड़ के उठ के लाठी टेकते हुए पेड़ के पास पहुंची, बोली पेड़ों पेड़, कौवा मेरी रोटी ले गया और तेरे ऊपर जाके बैठ गया है। तुम अब अपनी शाखें जोर जोर से हिलाओ जिससे कौवे को लगे कि उसका घोंसला नीचे गिर पड़ेगा, तभी वो मेरी रोटी देगा। तो पेड़ ने बुढ़िया से कहा कि कौवा तो मेरे ही ऊपर हमेशा रहता है, उसका घोंसला यहाँ कई दिनों से है, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, रोटी खाना तो उसका काम ही है, तो मैं नहीं हिला सकता। बुढ़िया दुखी हुई और गांव में घुसी। वहां एक लकड़हारे का घर था। अभी वो सुबह उठ रहा था, पूरी तरह उठा नहीं था। बुढ़िया उसके पास पहुंची और दरवाजा खुलवा के बोली कि तुम अपनी कुल्हाड़ी से जल्दी चलो, कुल्हाड़ी लेके जल्दी चलो और पेड़ को काटो। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई, अपने ही गांव का पेड़ है, आजकल तो किसी भी पेड़ को काटने की मनाही है, कम से कम अपने गांव का पेड़ तो मैं नहीं काट सकता। नहीं, बात यह है कि कौवा मेरी रोटी ले गया और जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया है और पेड़ अपनी शाखें हिलाने को तैयार नहीं है। तो तुम अगर उसको काटोगे तो वो अपनी शाखें हिला के घोंसला नीचे फेंक देगा और उसके डर से फिर कौवा रोटी फेंक देगा। तो लकड़हारे ने कहा नहीं भाई, मैं अपने गांव का पेड़ नहीं काट सकता, आप किसी और से बात करें। बुढ़िया चलते चलते गांव के मंदिर के पास कई चूहों के बिल थे, उनमें से एक बिल के पास पहुंची और चूहे से बोली कि तुम जल्दी से निकलो और लकड़हारे की कुल्हाड़ी की मूंछ काट दो। चूहे ने पूछा मैं ऐसा क्यों करूं, तो उसने वही पूरी कहानी बताई। तो चूहे ने कहा कि नहीं, इस समय तो मैं अभी उठाई हूं और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है करने की, आप किसी और से बात करिए। बुढ़िया बेचारी उस मंदिर की दीवार के पास बैठी हुई बिल्ली से बोली कि तुम उस चूहे के पीछे चलो, उसका पीछा करो जिससे कि वो ये सब करे कि अंत में मेरी रोटी मुझे मिल जाए। बिल्ली ने भी उसकी तरफ देखा और कहा इतना छोटा चूहा है और मैं सुबह से तो अभी निकली भी नहीं हूं, तुम किसी और से बात करो, मेरे बस का नहीं है। गांव का कुत्ता वहीं पे रहता था जिसको अक्सर बुढ़िया रोटी दिया करती थी। तो अब बुढ़िया नाराज होती हुई किसी के ना मानने पर अंत में कुत्ते के पास पहुंची और बोली कि देखो कुत्ते, मेरे प्यारे कुत्ते, इतने लोग नहीं मान रहे, अब तुम तो मेरी बात मानो और तुम बिल्ली को डराओ, जिससे बिल्ली चूहे को डराए, जिससे चूहा लकड़हारे की मूठ कुतरने के लिए उसकी तरफ जाए, जिससे लकड़हारा फिर पेड़ काटने की तरफ भागे और पेड़ अपनी शाखें हिलाए और कौवा मेरी रोटी मुझे दे दे। कुत्ते ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हरकत में आया। जब वो हरकत में आया तो बिल्ली के पीछे भागा। बिल्ली ने देखा कि कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है तो और पीछे पीछे बुढ़िया आ रही, तो वो समझ गई, वो चूहे की तरफ भागी और चूहा भी समझ गया, वो लकड़हारे के घर की तरफ गया। और चूंकि कहानी से परिचित हो चुका था लकड़हारा, तो वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर उठा के जिस हालत में था उसी हालत में वो पेड़ की तरफ भागा। और जब पेड़ ये सब देखा तो उसने अपनी शाखें हिलाने की मुद्रा बनाई और कौवे ने ऐसा होने पर बुढ़िया की रोटी नीचे गिरा दी। ये कहानी मैंने बच्चों को कई बार सुनाई है, पर पिछले वर्ष ये कहानी कक्षा 1 के इन बच्चों को 2 बार सुनाने के बाद जब तीसरी बार सुनाने का अवसर आया तो मैं अपने साथ एक पन्नी में एक रोटी ले गया जो कि एक रात पहले बनी थी। और जब कहानी खत्म हो गई और बात हुई कि हाँ बुढ़िया को रोटी वापस मिल गई, तो मैंने अपने झोले से पन्नी में से ये रोटी निकाल के बच्चों से कहा कि बच्चों यही वो रोटी है और जो बुढ़िया ने मुझे आज आते समय दी है, आप लोगों को दिखाने के लिए, जो वापस मिल गई। और उसने अपनी एक और रोटी बना ली और उसके बाद खा ली। ये बच्चे एकदम विस्फारित नेत्रों से मेरी तरफ देखने लगे और एकदम ऐसा लगा जैसे कि वो किसी अबूझ किस्म के प्रश्न में उलझ गए। जाहिर है कि प्रश्न ये था कि ये रोटी वो कैसे हो सकती है जो बुढ़िया ने बनाई थी और जो वापस आई। और उनकी स्तब्धता से, उनकी इस शांति से, उनकी इस बहुत ही सुंदर उत्सुक मुद्रा से मैंने बहुत कुछ जाना कि कहानी, भाषा, साहित्य, इस सब की ताकत कहाँ है। और मुझे लगा कि इस विषय को उन सभी
लोकों में घुसकर खोजने की जरूरत है, जिनसे गुजर के वो आश्चर्य निकलता है जिस आश्चर्य में वो बच्चे डूब गए थे। आइए उन तीनों लोगों की यात्रा करें और ढूंढें भाषा की संजीवनी कहां है, जो कि 5 वर्ष के बच्चों को चौंकाती है और एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। जाहिर है कि जो पहला लोक है जो कि इन 3 लोकों में प्रवेश करने के लिए जरूरी है, वो है 5 वर्ष के बच्चे की दुनिया, उसकी अपनी मानसिक दुनिया, जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक इतना ज्यादा शोध कर चुके हैं और माता पिता के रूप में हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अव्वल तो 5 वर्ष के बच्चे संज्ञान दृष्टि से दुनिया को नहीं देखते। संज्ञान दृष्टि यानी ऐसी दृष्टि जो कि दुनिया का वर्गीकरण करती है, सजीव और निर्जीव में, आदमी और जानवर में, प्रकृति और मनुष्य में फर्क करती है, जो कि संकल्पनाएं बना चुकने के बाद पैदा होती है, उस दृष्टि से नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं और जिस चीज को देखते हैं वही बन जाते हैं। नेरुदा की मशहूर कविता भी है कि जब छोटा बच्चा तितली को देखता है तो वो तितली बन जाता है, उसके पैर ही नहीं पूरा शरीर तितली बन जाता है। बच्चे चांद को देखते हैं तो उस क्षण के लिए चांद बन जाते हैं और इस अर्थ में उनके और सृष्टि के बीच में फर्क नहीं रह जाता। 5 वर्ष के बच्चों के बारे में हम ये भी जानते हैं, दरअसल 7-8 साल तक के बच्चों के बारे में जानते हैं कि इन बच्चों के लिए सृष्टि चक्र उनसे स्वतंत्र नहीं होता, वो खुद उसमें होते हैं और अपने को केंद्रीय मानते हैं और सोचते हैं कि मेरे करने से दुनिया बदलेगी, मैं कुछ करूंगा तो गाड़ी रुकेगी और मेरी वजह से ही कई चीजें हो रही हैं। अपने माता पिता को, अपने आसपास की चीजों को भी अपना ही एक अतिरिक्त पक्ष मानते हैं। बच्चे का ये अहम धीरे धीरे घटता है, सिकुड़ता है और अंत में एक वस्तुपरक दुनिया 10-12 साल की उम्र तक जन्म लेती है। लेकिन 5 वर्ष के बच्चे की निगाह में जो एक जादू होता है या जादुईपन होता है, जिसकी चर्चा पिकासो जैसे महान चित्रकार ने एक प्रेरणा के तौर पर की है, उसका रहस्य यही है कि अव्वल तो बच्चे दुनिया को सिर्फ देखते हैं और जैसा देखते हैं वैसा अपने मन में दर्ज करते हैं। कहने के लिए उनके पास शब्द हो न हो, लेकिन अगर उनके पास रंग हो तो वो चमत्कार दिखाते हैं, उनके पास चीजें हो तो उनको जोड़ते हैं और अपने ढंग से एक नई रचना करते हैं। इसलिए जब उनको कोई कहानी सुनाई जाती है तो वो उस कहानी में खो जाते हैं और उस कहानी के पात्रों में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से उनको कि कौन से पात्र जानवर हैं और कौन सा पात्र मनुष्य है। वैसे भी इस कहानी में आप देख रहे होंगे कि मनुष्य की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अंततः वो चूहा उसके पीछे आ रहा है इसलिए डर के मारे, अपनी आजीविका का स्रोत खोने के डर से अंत में विचलित होता है, बुढ़िया के मनाने से विचलित नहीं होता। और वो एक सामान्य सृष्टि चक्र में एक अंग भर है जिसमें पेड़ भी हैं, लकड़हारा भी है, चूहा भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है और स्वयं बुढ़िया तो है ही। इसलिए बच्चों के लिए इस कहानी में मनुष्य और मनुष्येतर प्रकृति में अंतर करना आवश्यक नहीं है। और जहां तक उस रोटी का सवाल है, जिस रोटी को देखकर वो इस विस्मय में पड़ गए कि शायद ये रोटी वही हो जो बुढ़िया ने कौवे से वापस ली हो, और या ये रोटी अंकल घर से लाए हैं, ये वो रोटी नहीं है। और इस दोनों संभावनाओं के बीच में कुछ क्षण जीने से पैदा हुई स्तब्धता, ये भी बच्चों का ही एक बच्चों उस उम्र के बच्चों के मनोविज्ञान का ही एक लक्षण है कि वो अनिश्चय में जी सकते हैं, वे एक निश्चित उत्तर जाने बगैर जी सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। उनमें ये संभावना रहती है कि मुझे जिस चीज पर संदेह है उसका निवारण करने की तुरंत जरूरत नहीं है, और बच्चे की ये संदेह दृष्टि ही उसको रचना का आधार देती है। मगर इस मायावी लोक को जो कहानी रचती है और जिसे उस दिन इस कहानी ने रचा, इसको और गहराई से जानने के लिए हम लोगों को इस कहानी के अपने चरित्र लोक में भी प्रवेश करना होगा। और ये वो दूसरा लोक है। पहला लोक है बच्चे का अपना संसार, अपना मनोलोक, और दूसरा लोक है इस कहानी का चरित्र लोक।
अगर इस कहानी के चरित्र लोक पर चर्चा करें संक्षेप में, तो हम देखेंगे कि इस कहानी में बहुत सी दुनिया की साहित्यिक रचनाओं की तरह एक मंच है और एक नेपथ्य है। आप देख रहे हैं कि कौवा जब रोटी ले गया, उसके बाद वो पेड़ पर बैठा बैठा तब तक रोटी नहीं खाता जब तक बुढ़िया की पूरी कोशिश का अंजाम न देख ले। बुढ़िया इस बीच में पेड़ से कह रही है, चूल्हे के पास जा रही, लकड़हारे के पास, बिल्ली के पास, कुत्ते के पास, काफी समय है। और अगर आप इसको किसी गांव में एक बुढ़िया के चलने की रफ्तार को देखते हुए चरितार्थ करने की कोशिश करें तो जरूर 1-2 घंटे का समय तो लगा ही होगा इन सब लोगों से बात करने में। इस बीच में कहानी का कौवा बैठा बैठा चुपचाप देख रहा है क्या होता है, वरना वो तुरंत रोटी खा सकता था और बुढ़िया के लौटने तक, जबकि अंत में लकड़हारे के डर से पेड़ शाखें हिलाए, तब तक रोटी समाप्त हो सकती थी, लेकिन नहीं होती है। क्या कारण है कि कोई कौवा रोटी नहीं खा रहा? जब आप इस कारण की तलाश में जाते हैं तो साहित्य का एक बहुत बड़ा पक्ष यकायक हमारे सामने उद्घाटित होता है, जो हमें दिखाता है कि साहित्य यद्यपि एक समानांतर सृष्टि रचता है, पर वो सृष्टि हमारी सृष्टि से तार्किक रूप से भिन्न होती है। हमारी सृष्टि में, जिसमें हम आप रोज जीते हैं, उनमें नेपथ्य में क्या होता है आप सबको पता है। नेपथ्य में खुराफात होती है, षड्यंत्र होता है, किससे क्या कहा उसका ठीक उल्टा कहा जाता है। पर कहानी के नेपथ्य में सिर्फ प्रतीक्षा है। कौवा बैठा बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। आप नाटक में जब एक दृश्य समाप्त हो जाता है और एक पात्र एक निश्चित स्थिति में छोड़ दिया जाता है, तो दोबारा उस पात्र को देखने के समय हमें ये विश्वास होता है कि ये पात्र उसी स्थिति में होगा जिसमें हमने उसको उस दृश्य में छोड़ा। और अगर आप इस कहानी के इस नेपथ्य पर विचार करें तो 3 बातें संभव लगती हैं। एक तो ये कि ये कौवा शायद इस धैर्य में जी रहा है कि अभी जल्दी क्या है, आराम से खाएंगे, देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। और इस धैर्य का आधार शायद एक प्रकार की जिज्ञासा है, सहज उत्सुकता जिज्ञासा, कि देखते हैं बुढ़िया की बात कौन मानता है, कोई मानता भी है कि नहीं मानता। और जब अंत में पता लग जाएगा तो खा लेंगे, रोटी तो अपनी चोंच में है। यानी कोई जल्दी नहीं है और एक सहज उत्सुकता इस नेपथ्य में, इस कौवे के चरित्र में विद्यमान है। और जो तीसरी चीज जिसकी संभावना लगती है इस कौवे के रोटी न खाने के प्रसंग पर, वो संभावना है कि ये एक खेल है। कौवा इस खेल में शरीक है। हम देख रहे हैं कि ये एक भागीदारी का खेल है, इसमें सभी भागीदार हैं और कौन सा पात्र क्या भूमिका निभाएगा, ये एक दैनिक खेल है जिसमें कौवा शामिल है और बाकी पात्र भी शामिल है। और अगर इस खेल को भी अगर आप थोड़ा सा और गहराई से देखें तो इस खेल के 2 आयाम हैं। एक तो ये आयाम है कि मनाने पर मान जाना, इसका एक आयाम है, और दूसरा आयाम है कि डर के मारे मान जाना। मनाने पर मान जाना, ये भूमिका कुत्ते ने निभाई और उसने बुढ़िया की बात मान ली। और अगर आप बाकी पात्रों पर विचार करें तो वो हमें बता रहे हैं कि अगर मनाने पर नहीं मानेंगे तो फिर कैसे मानेंगे? आतंक से मानेंगे, डर के मारे मानेंगे, और वो काम वही करेंगे जो मानने पर कर सकते थे। ये वो सृष्टि चक्र है जिसमें ये कहानी हमको कौवे के जरिए ले जा रही है, कौवे की जिज्ञासा के जरिए ले जा रही है। अगर आप इन 2 आयामों के बीच की जगह देखें, यानी मनाने पर मान जाना और डर के मारे मान जाना, इन दोनों के बीच की जगह ही है जहां पर हम भाषा से अपना परिचय कर सकते हैं, भाषा से परिचित हो सकते हैं, भाषा की शक्ति से परिचित हो सकते हैं। क्योंकि भाषा अंततः मनाने का ही साधन है, एक दूसरे को अपनी बात बता के और अपने पक्ष को उद्घाटित करके, इस उम्मीद के साथ कि हम दूसरे का पक्ष भी सुन पाएंगे और हम एक दूसरे को मनाने के प्रयास में लगे रहेंगे,
यही भाषा का वो पहलू है जो कि हम यहाँ देखते हैं। पर कुत्ते के चरित्र में हम विशेष भाषा का प्रयोग, भाषा की दुनिया में जीने की संभावना पाते हैं, और वो ये है कि समय पर उपजा बोध, यही भाषा की ताकत है जिसका इस्तेमाल कुत्ते के उस क्षण में, कुत्ते के उस निर्णय क्षण में हम देख सकते हैं। यानी यहाँ पर भाषा को लेकर के आप कह सकते हैं कि एक बड़ी स्पष्ट सी परिभाषा उभरने की संभावना है कि एक जगह वो है जहां मान जाने की मर्यादा, यानी कि हम मनाए जा सकते हैं इस बात की मर्यादा, और दूसरी तरफ है कि मान जाने की, मनाए जाने का अधिकार। इन दोनों के बीच में जगह है जहां पर भाषा का साम्राज्य पसरा हुआ है। मनाए जाने का अधिकार यानी हर व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाना कि उसको बताने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है, उसको मनाए जाने का अधिकार पहले से हासिल है। ये चीज इस सृष्टि चक्र में एक तरह से पहले से विद्यमान है, और अगर मनाए जाने के अधिकार का ठीक विपरीत या विलोम देखें तो वो विलोम होगा कि हम मान जाने की मर्यादा के दायरे में रहें, यानी कि हम किसी ऐसी चीज की जिद में ना पड़ जाएं कि जिसमें मानना संभव ही नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम इस कहानी में स्पष्ट होते हैं। यानी एक तरफ तो है मनाए जाने का अधिकार, जिसको पॉलो फ्रेरे ने चुप्पी की संस्कृति का नाम दिया था, उसको तोड़ती है। अगर हर व्यक्ति को मनाए जाने का अधिकार है और उसकी बात को तवज्जो देने की जरूरत है, तो हम उस चुप्पी की संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें बहुजन को मनाए जाने का अधिकार नहीं है, या हम उनकी तरफ से बोल सकते हैं। लेकिन जो मान जाने की मर्यादा है कि किसी न किसी प्रकार मनाया जा सकता है हमको, इसके उस पार जाएं तो इसके उस पार महाभारत है, इसके उस पार आतंक है। इन दोनों के बीच में यानी कि चुप्पी की संस्कृति जहां दमन है, जहां गुलामी है, और दूसरी तरफ जहां महाभारत है, जहां केवल हिंसा के जरिए अपनी बात कही जा सकती है, इन दोनों के बीच में वो जगह है जहां भाषा है, जहां इस बात की संभावना है कि शब्दों की मदद से हम एक सृष्टि को रचेंगे और उस सृष्टि में सभी शामिल हो सकेंगे। अगर इस नजरिए से थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम तीसरे लोक में प्रवेश करें, जो कि हमारे आपके रिश्तों का एक संस्कृति लोक है, जिसको हम खुद बनाते हैं, भाषा के जरिए ही प्रतिदिन बनाते हैं, करते हैं। और उस संस्कृति लोक में प्रवेश करने पर ये रहस्य खुलता है कि कौवे की चोंच से वापस गिरी हुई रोटी जो कि बुढ़िया ने अपने प्रयास से पाई, क्या वो रोटी हो सकती थी जो दरअसल इस कहानी में थी, या ये कोई साधारण रोटी है जो मैंने उस दिन बच्चों को दिखाई? बच्चों का उस दिन इतना चकित हो जाना और क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाना साहित्य की सबसे पुरानी ताकतों में से एक है, जिसको प्राचीन शास्त्रकार पहचानते थे, और जो साहित्य शास्त्र में हमारे देश में भी अन्य देशों में भी एक स्वीकारी हुई बात है कि जो चीज साहित्य में चित्रित हुई है वो चीज सच भी है और नहीं भी है, और इन दोनों के बीच में ही उसकी सत्ता है। और इसलिए किसी कहानी पर ये कहना कि ये सच नहीं है, या ये कहना कि ये सच है, जैसा संसार है ठीक वैसी ही है, ये दोनों ही बातें अपनी जगह गलत हैं। ये चीज साहित्य शास्त्र में पहले से अंकित है, क्योंकि एक बार जब किसी रचना का, किसी साहित्यिक रचना का आलोक किसी वस्तु पर पड़ जाता है तो फिर एक तरह से वो वस्तु हमेशा के लिए बदल जाती है। और जैसे इन बच्चों के लिए वो रोटी जो कि मेरे झोले से उस दिन निकल के उनको दिखाई गई, थोड़ी देर के लिए बदल गई। इसलिए बदल गई क्योंकि उस पर अभी अभी सुनी हुई कहानी की एक छाया पड़ गई थी। उस तरह से घटनाएं जीवन भर के लिए बदल जाती हैं जब उन घटनाओं पर किसी की उक्ति याद आती है।
किसी की फपती हुई बात याद आती है, किसी का मुहावरा याद आता है, तो वो पूरा स्मृति लोक हमारे लिए आलोकित हो उठता है और फिर हम कभी उसको, उस घटना को दोबारा देखने पर उस उक्ति से अलग नहीं कर पाते। यही साहित्य की शक्ति है और इसलिए साहित्य लगातार हमारी परिचित दुनिया को बदलता रहता है। वो हमारी जिंदगी की सामान्यता को लगातार भंग करता है और दोबारा उसकी तस्वीर दिखा के हमसे कहता है कि अब देखो, जल्दी में नहीं, दिल से देखो। और चूंकि हम उसमें उस रूप में नहीं होते जिस रूप में हम सामान्य संसार में होते हैं, इसलिए हम उसको देख पाते हैं और उसके जरिए अपनी स्थिति को कुछ बेहतर आंक पाते हैं और अपने बारे में कुछ समझ पाते हैं। साहित्य में समाज का कोई चित्रण देखना या अपने ही जीवन का कोई चित्रण देखना इसीलिए कुछ देर के लिए हमें विस्मय से भर देता है, क्योंकि जब वो चित्रित होता है तो हमसे थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा हमसे मिलता जुलता होता है और इस वजह से उसमें एक विशेष शक्ति होती है। ये जो शक्ति है, ये आज के इस युग में कई बार हम सोचते हैं कि अब घट गई या बहुत नहीं रही, और आज के युग में जबकि बहुत से लोग बार बार याद दिलाते हैं कि शब्दों में क्या रखा है, और एक परंपरा भी बहुत चल रही है बहुत जमाने से दुनिया में, जिसमें हम कहते हैं कि करनी प्रमुख है, कथनी और करनी का फर्क बहुत हो गया है, या कि कर्म प्रमुख है और शब्द प्रमुख नहीं है। ऐसे समय में तो ये विशेष ही बात हमको खलती है कई बार कि केवल शब्द हमको दिए जा रहे हैं, कोई ठोस प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है। इस माहौल में या इन क्षणों में जिनमें कर्म की प्रधानता और शब्द की गौणता एक प्रकार से एक विचारधारा के रूप में हमारे सामने रखी जाती है, ऐसे समय में ये याद रखना काफी कठिन हो जाता है कि हमारा युग सिर्फ शब्द बहुल युग ही नहीं है। शब्द बहुल युग तो है ही, पर कर्म बहुल युग भी है। हम देखते हैं कि ऐसी तमाम चीजें जो कि शब्दों के जरिए सुलझाई जा सकती थी, उनको सुलझाने के लिए लाठी गोली का प्रयोग करना पड़ता है। इतने अधिक कर्म हम अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कई बार कि अगर कुछ लोग कुछ निष्क्रिय हो जाते तो संसार का कुछ भला उनकी निष्क्रियता से होता। कर्म का प्राधान्य इतना अधिक हो गया है कि ऐसे ऐसे काम जिनको आमतौर पर उनके अपने अपने नामों से चरितार्थ किया जाता था, आज कर्मी कहे बगैर पूरे नहीं होते। जिसे कि मुझे याद है शायद 20-25 साल ही हुए होंगे रंग कर्मी शब्द को प्रकट हुए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा कर्मी, और अब बहुत जल्दी ज्ञान कर्मी होने वाले हैं। शब्द कर्मी और साहित्य कर्मी तो आजकल इस्तेमाल होने ही लगे हैं। इन सभी शब्दों से एक आग्रह झलकता है कि शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं रह गए और हमारा अधैर्य कर्म को लेकर इतना बढ़ गया है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति कर्मी कहलाए। इस समय में भाषा के महत्व को याद रखना या याद करवाना एक आसान काम नहीं है, और खास करके जब हम बच्चों के संदर्भ में सोचते हैं या कि भाषा की पढ़ाई के संदर्भ में सोचते हैं, तो और भी ज्यादा ये बात हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम एक ऐसे युग में जबकि भाषा सिर्फ बरतने के लिए नहीं रही, कहीं वो अस्मिता की लड़ाई का अंग बनी हुई है, कहीं वो एक लंबी निराशा का विषय बनी हुई है, और राजनीति का विषय तो वो लगातार ही है। एक ऐसे युग में हम भाषा के पढ़ाने की चर्चा कैसे करें, कैसे सिद्ध करें कि भाषा भी गणित या विज्ञान की तरह से एक महत्वपूर्ण विषय है। गुड़िया की रोटी पर विचार करते करते आपने सोचा होगा कि इस कहानी को सुनते हुए अपने आप कई नए आयाम बच्चों के मन में खुलते होंगे, लेकिन जब आप कहानी के ऊपर चर्चा करने के लिए बच्चों को विवश करें तो आप समझ लेंगे कि कहानी अपने आप उस चर्चा में कितनी घट जाएगी या कि कट जाएगी। हमारे समाज में सिर्फ कहानी सुनना या कहानी पढ़ना कभी बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता।
हमेशा ही बच्चों को मजबूर किया जाता है ये बताने के लिए कि कहानी से तुमने क्या सीखा। कहानी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, कहानी का निचोड़ महत्वपूर्ण होता है। और बहुत से साहित्य समीक्षक तो हमेशा ये बताते हैं कि कवि ने इस प्रतीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया है, या इस बात को दिखाने के लिए कवि ने किन शब्दों का प्रयोग किया है इत्यादि। ऐसी स्थिति में अपने समाज में बच्चों को लेकर हम सहज ही चिंतित हों, ये मुझे लगता है बहुत वाजिब बात होगी। अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि हमारे देश में बाल साहित्य का अभाव क्यों है, खासकर हिंदी में बाल साहित्य का अभाव क्यों है। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर इस संदर्भ में दिया जा सकता है। जिस समाज में बच्चों को जिस बात को आज कहने के लिए बड़ा हो रहा है, वो बात अगर हमने कह दी होती तो बच्चे की आवश्यकता ही संसार में क्या होती। वैसे भी साहित्य उस जगह का नाम है जहां आप तब जाते हैं जहां आप किसी अनकही के लिए शब्द ढूंढ रहे होते हैं। जो बात हम खुद नहीं कह पाते, खुद महसूस नहीं कर पाते, अंदर से एक घुटन महसूस करते हैं उसको कह पाने के लिए, उस बात को जब हम किसी कवि के, किसी कहानीकार के, किसी गद्यकार के शब्दों में सुन लेते हैं, भले ही उसने वो बात प्रसंगवश ही कह दी हो या अपने उद्देश्य से बिल्कुल अलग ही वो बात हो, तो भी हमें सुनाई देती हो, तब जाके साहित्य हमें भाता है, पसंद आता। हमें लगता है कि हम उसके करीब पहुंचे या हमने उससे कुछ जाना। लेकिन बच्चों के बारे में ये सोचना कि बच्चे हमें बताएं कि उन्होंने हमारी सुनी हुई कहानी से क्या सीखा, सीधे सीधे यही दिखाता है कि हम बच्चों की आवाज में, और खासकर बच्चे की स्वतंत्र आवाज में विश्वास नहीं करते। और ये बात इसलिए भी अपने आप में प्रमाणित है कि हम बच्चों की आवाज नहीं सुन पा रहे। संविधान बदल गया, सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश हो गए, इसके बावजूद हम बच्चों की आवाज सुनने में एक समाज के रूप में, एक संस्कृति के रूप में असमर्थ हैं। बच्चे हमारी परछाई में जीते हैं और उस परछाई से हम उनको तभी निकलने देते हैं जब वो परछाई उन पर पड़ चुकी हो, यानी कि उनके अंतर मन में गड़ चुकी हो, और वो हमारी परछाई बनकर ही निकलते हैं। और इस कारण से बच्चों की आवाज बचपन में सुनना तो हमें नागवार होता ही है। हमें बाद में भी उनकी उन आवाजों को जो कि बचपन में रह गई, छूट गई, उन आवाजों को सुनना भी जरूरी नहीं लगता बाद में, जबकि वो उन आवाजों को व्यक्त करना छोड़ देते हैं और हमारी तरह बोलने लगते हैं। बाल साहित्य के लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं, क्योंकि साहित्य अपने आप में एक स्वतंत्र रचनात्मक सृष्टि है, हम जानते हैं। और सौभाग्य है कि हमारे समाज में, हमारे देश में साहित्य के लिए एक स्वतंत्र सृष्टि थोड़ी बहुत सही आज भी बची हुई है। लेकिन बाल साहित्य के लिए तो बच्चे की स्वतंत्रता भी आवश्यक है, और वो हमारे जातिग्रस्त, परंपराग्रस्त समाज में आज भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और इस कारण से रचना का अधिकार देना हमें संभव नहीं है, क्योंकि रचना का अधिकार ही अंततः मनाए जाने का अधिकार है। जब आप इस कहानी को याद करते हैं और सोचते हैं कि किस पात्र ने उस अधिकार को इस्तेमाल किया, तो सहज ही कुत्ता ध्यान में आता है, जिसने बुढ़िया की बात अपने विवेक से मानी, और जब मान ली और उस पर काम किया, तो आपने देखा कि सृष्टि चक्र कैसे घूमा। यानी कि एक बार दिल से, मन से जब शब्दों से रचना की जाती है, भाषा एक संजीवनी के रूप में सृष्टि को दोबारा बनाती है, और दोबारा बनाने पर उस सब की व्यवस्था भाषा करती है जिस सब की जरूरत हमें महसूस होती थी, पर जो और कारणों से संभव नहीं थी। यानी कि अंत में इस कहानी में क्या होता है? न्याय ही होता है कि कौवा जिस रोटी को छीन के ले गया था, वो रोटी बुढ़िया को वापस नहीं। आप कह सकते हैं कि क्या ये रोटी वही थी? ये रोटी उतनी ही वही थी जितनी कि वर्षों बाद या कई घंटों बाद न्याय मिलने पर वो चीज महसूस होती है न्याय जैसी, जो कि हमसे खो गई थी। वो वैसी ही नहीं होती। एक आदमी का 20 साल बाद कोई मुकदमा निपटता है, तो जाहिर है कि उस बीच में जो जीवन जिया जा चुका, वो उसको दोबारा नहीं मिलता।
न्याय के साथ ये तथ्य तो हमेशा ही रहता है कि जब वो मिलता है तो कुछ सुख तो देता है, पर वो वाला सुख नहीं होता जो कि अन्याय न किए जाने पर हमको मिलता, लेकिन फिर भी वो सुख देता है, क्योंकि वो हमें इस बात का एहसास कराता है कि सृष्टि में एक व्यवस्था है और इस कहानी में इस व्यवस्था की पुनर्रचना जिन जिन साधनों से होती है उन पर आप विचार करें तो आप पाएंगे कि जो सबसे अंतिम और प्रमुख निर्णायक साधन है वो भाषा का ही साधन है। जो लोग भाषा से नहीं चलते, भाषा के साधन को महत्व नहीं देते, वो अंत में आतंक से चलते हैं और अंत में उस न्याय चक्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन विवश होकर करते हैं। जो भाषा की ताकत जानते हैं वो अपने बस में रहने वाले लोग हैं और उनके लिए इस कहानी में जो जगह है वो जगह दुनिया की बात मानने वाले कुत्ते ने बनाई है। भाषा की संजीवनी हमारे इस समय में जाहिर है कि एक धूमिल सी हो गई जड़ी है, इसलिए क्योंकि भाषा को लेकर अनेक अन्य आग्रह, अनेक अन्य विषय, मसले हमारे बीच हमेशा ही रहते हैं। भाषाओं का झगड़ा, भाषाओं के बने हुए समुदायों के बीच की दूरी जिसमें हम अक्सर जीते हैं, अंग्रेजी और हिंदी की, हिंदी या उर्दू की, हिंदी या अन्य भाषाओं की दूरियां, यही भाषा की चर्चा में हमेशा बीच में आ जाती है और भाषा की चर्चा होने ही नहीं देती, क्योंकि भाषा की चर्चा अंततः उस रचना शक्ति की चर्चा है जो दरअसल एक क्षमता नहीं है, जो सिर्फ एक इच्छा है, रचना की इच्छा। और इच्छा का ये संस्कार जो कि समाज में किसी भी जीती जागती संस्कृति में बच्चे में अपने आप होता है, भगवान के यहाँ से आते हुए बच्चे में होता है, उस इच्छा संस्कार को किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप है, पर उस इच्छा संस्कार को प्रकट होने का अवसर देने की आवश्यकता होती है, उस इच्छा को बढ़ाते चले जाने की जरूरत होती है। ये कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि क्षमता तो उसमें पहले से निहित है। हम उन क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं, हम उन क्षमताओं का गला घोट सकते हैं, ये दोनों ही संभावनाएं हमारे पास होती हैं। लेकिन अंततः भाषा को इस्तेमाल करना, भाषा को, सृष्टि को संचालित करने के लिए इस्तेमाल करना, ये अंततः हमारी इच्छा शक्ति का ही प्रतीक है। इसके पीछे कोई विशिष्ट कौशल नहीं है, न ही कोई विशिष्ट ऐसा आग्रह है कि हम अन्य साधनों को छोड़कर इसका प्रयोग करें। सभी साधनों के बीच में ये साधन हमेशा ही उपलब्ध है और ज्ञान विज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें ये साधन केंद्र में बैठा हुआ ना हो। भीमसेन जी की स्मृति में भाषा की संजीवनी विषय पर आपके साथ अपना ये अनुभव बांटते हुए मुझे बहुत संतोष भी मिला और नटरंग प्रतिष्ठान ने मुझे इस काम के लिए चुना, बावजूद इसके कि मैं इस समय एक सरकारी सेवक हूँ। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि इस बीच में बहुत से जीवन के ऐसे पक्ष हैं जो मुझे उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मैं विशेष आभारी हूँ प्रतिष्ठान का कि आप सबसे मिलने का आज मौका दिया गया। धन्यवाद। मित्रों, आप सहमत होंगे जो मैंने पहले कहा था उसकी पुष्टि आपके सामने हुई है। एक बहुत मौलिक वैचारिक अनुष्ठान आपके सामने आप ही संपन्न हुआ है। जाहिर है कि ये भी सिद्ध हुआ है कि सरकार में ऐसे लोग भी होते हैं, कभी कभी ज्यादा नहीं होते, अक्सर नहीं होते, दुख की बात है, लेकिन होते हैं। वैसे हमने जब उनको बुलाया था तो इस कारण नहीं बुलाया था, और जैसा कि उनके वक्तव्य से भी जाहिर है कि वो एक ऐसे व्यक्ति का वक्तव्य जो सोचता विचारता है और जो भाषा की चिंताओं से वाबस्ता व्यक्ति है। बहरहाल, अगर आप में से कोई प्रश्न करना चाहें तो कृष्ण कुमार जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। चलिए विनोद कुमार जी, पहला आप ही दागिए, आपके पास आता है। आपने कहानी में बताया था कि वो जो बुढ़िया है वो कुत्ते को रोटी खिलाती थी,
और कुत्ता इसलिए मैंने क्या यही कारण है क्या कुत्ता एक्टिव हो गया उसकी वजह से, एक तो ये और दूसरा क्या कोई ऐसा कोई पावर स्ट्रक्चर ही बन रहा है क्या इस पूरी कहानी में, मतलब कि कुत्ता और वो सब कुछ अंत वो पावर ही है, अंत वो जाकर वो कुल्हाड़ी काटने के लिए जब पहुंचता है लकड़हारा और फिर उससे वो पेड़ वो हिलाता है वो, तो भाषा के इस पूरे स्ट्रक्चर में पावर का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, पावर का आपने जिक्र किया कि उसका स्ट्रक्चर इस कहानी में क्या है, तो जहाँ तक कहानी की अपनी संरचना है उससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि मान जाने की सभ्यता में जो शामिल है ताकत उसके पास है और वो चीजों को बदल सकता है। एक मेरा सवाल है कि जो बुढ़िया जो विष्णु नागर है, तो जो बुढ़िया जिन लोगों के पास तमाम लोगों के पास पहुंचती है उनकी जो अपनी दृष्टियां हैं क्या वो महत्वपूर्ण नहीं? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पर जाहिर है कि बुढ़िया को वो उस तरह तरजीह नहीं दे रहे हैं जितनी तरजीह अंततः कुत्ता देता है, क्योंकि बुढ़िया की समस्या सबके सामने उजागर है। वो अपने अपने कामों में लगे हुए लोग हैं, पात्र हैं, और अपने और काम छोड़ करके किसी की चिंता करना अगर एक कर्तव्य है तो ये तो एक ही पात्र अंततः करता है और उसके जरिए फिर सृष्टि चक्र घूमता है। मेरा सवाल ये था कि अगर बुढ़िया रोटी ना देती कुत्ते को तो क्या वो तरजीह देता या नहीं देता? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। तो जाहिर है कि जो रिश्ते हैं गांव के वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, पर ये तो कहानी में कहीं भी नहीं लिखा गया है, कहीं कोई कह भी नहीं रहा है। आप शायद जोड़ना चाहें कि बुढ़िया और को कुछ नहीं देती थी, बिल्ली को कुछ नहीं देती थी, या कि लकड़हारे से उसके बुरे संबंध थे, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं इसमें आता। और अगर कुत्ता भी नहीं मानता तो वो किसी और के पास जाती। हालांकि ये जैसा कि जानवरों का जगत बताता है कि कुत्ते से लोग डरते हैं आज तक। कृष्ण कुमार जी, एक सहज जिज्ञासा है कि विषय था भाषा की संजीवनी, लेकिन ये आपका पूरा वक्तव्य सुनते हुए मुझे लगा कि ये साहित्य की संजीवनी पर तो ये केंद्रित नहीं है। तो भाषा को क्या आप माध्यम मानकर चल रहे हैं इसमें और साहित्य की संजीवनी पर ही जोर दे रहे हैं, या भाषा की अपनी कोई संजीवनी हुआ करती है साहित्य के अतिरिक्त? साहित्य भाषा के ही अगर आप साहित्य की एक विधा का सहारा नहीं लेते, मसलन कहानी का सहारा नहीं लेते, कविता का सहारा नहीं लेते, फिर इस भाषा की संजीवनी पर कैसे बात होती है? साहित्य के अतिरिक्त भाषा की कोई अपनी संजीवनी है, उसकी शक्ति है या नहीं है? मैं ये जानना चाहूँ। साहित्य भाषा का इस्तेमाल साधन के रूप में करता है और एक अनिवार्य साधन के रूप में करता है, और शब्दों की ताकत को जानने के लिए सबसे सुलभ साधन तो साहित्य ही है। मैंने इस वक्तव्य के अंत में पहुंचकर साहित्य के स्थान पर आपने देखा होगा रचना शब्द का प्रयोग किया, और भाषा उस अर्थ में निरंतर रचना ही है, लेकिन भाषा की विशेष ताकत को खोलने के लिए साहित्यिक रचना का इस्तेमाल कम से कम तर्क के तौर पर ज्यादा उपयोगी मुझे महसूस हुआ। पर ये भाषा की रचनाशीलता सामान्य जीवन में भी दिखाई देती है। फर्क इतना ही है कि साहित्य में जब हम भाषा का मुआयना करते हैं, भाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो एक ज्यादा साफ होकर उसकी ताकत हमारे सामने उभरती है। मैं सरिता सिंह बोल रही हूँ। मैंने पहले कभी हिंदी में हेबरमास के विचारों का इतना सुंदर निरूपण नहीं सुना था। उनकी यहाँ भाषा की जो पूरी समझ है, उसके डेमोक्रेटिक स्पेस की वजह से जो जस्टिस का नोशन क्रिएट होता है, वो सब
कृष्ण कुमार जी की पूरी संरचना में है। और ये जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है जिसके उसमें कृष्ण कुमार जी बोल रहे थे, उसका थोड़ा सा शायद एलाबरेशन और चाहिए था, ताकि यहाँ जो लोग साहित्य से ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो आए हुए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसमें, इस कहानी में बुढ़िया जो कि एक स्त्री है और जिसके प्रयत्न से ही सारा चक्र घूमता है और न्याय और अन्याय की समझ बनती है भाषा में भी, तो वो किस हद तक विचारणीय है भाषा के तय सोचते हुए भी। स्त्री का जो ये रूप है, उसका जो रोल है तमाम दूसरे जीवों के साथ, उसका जो सेंट्रल रोल है उसमें, उस पर मैं चाहती हूँ आप थोड़ा कहें। सविता जी, जाहिर है कि हम लोग कहानी से काफी दूर पहुंच रहे हैं, पर आपने जिस बात की ओर इशारा किया है वो इशारों से बहुत से लोग समझे होंगे जो इस वक्तव्य में शामिल थे, कि अंततः भाषा को आप एक लोकतंत्र की तरह निर्धारित करें, तभी उसकी शक्ति का, और खासकर आज के युग में जब कर्म की तारीफ करने के लिए भाषा की अवमानना की जाती है, ऐसे युग में भाषा की शक्ति का निरूपण करने के लिए शायद ये बात याद दिलाना जरूरी है कि अंततः हम एक लोकतांत्रिक औजार के रूप में भाषा की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में, इस कहानी में अगर इसको बिल्कुल ही उत्प्रेक्षा बना दें, तब आप देख पाएंगे कि इस बुढ़िया की निरीहता, और जैसा कि आपने कहा कि अकेली रहने वाली एक बूढ़ी स्त्री का जो चित्रण है इस कहानी में, वो हमारे लिए एक नई रंगत लेकर उभरेगा। कौन कौन लोग उसकी बात नहीं मानते, कौन उसकी बात मानते हैं, उनके बीच का वर्गीकरण संभव होगा। लेकिन अगर हम इतना इस कहानी के बहाने इतना सारा कहेंगे, तो कुछ और पहलू थे इस वक्तव्य के जो शायद कुछ अधूरे छूट जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि इस बात का निरूपण करने के लिए अन्य अनेक लोक कथाएं हमारे पास हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अंत में बात जो कह सकते हैं आप निचोड़ के तौर पर सामने आती है, वो यही है कि मान जाने की मर्यादा के इस पार महाभारत है, और मनाए जाने के अधिकार के उस पार, यानी कि अगर उस अधिकार को नहीं माने तो उस पार फिर चुप्पी और गुलामी की संस्कृति है। इन दोनों के बीच में भाषा का संसार है, जहां पर इस बात की संभावना है कि हम मनाए जाने पर मान जाएंगे, और अगर अपने आग्रह के आधार पर ही जीवन जीना है, जिसमें कुछ भी नया नहीं घट सकता क्योंकि हम कभी नहीं मानेंगे, तो जाहिर है कि हम या तो दूसरों को अपना गुलाम बनाएंगे, और या उन गुलामों के द्वारा चुनौती पाए जाने पर महाभारत छेड़ेंगे। जाहिर है कि इन दोनों ही स्थितियों में लोकतंत्र भंग होगा। लोकतंत्र का अपना दायरा तभी तक सुरक्षित है जब तक भाषा में आस्था सुरक्षित है। हाँ, आपने कहानी के माध्यम से भाषा की संजीवनी या भाषा की शक्ति के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुढ़िया जब पेड़ के पास सबसे पहले जाती है और वहाँ से होते हुए तमाम जानवरों के बाद जब कुत्ते के पास पहुँचती है, तो क्या आपको लगता है कि उसकी भाषा में अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति कम थी जो उसको इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ी? ये तो बोध की क्षण का सवाल है, क्योंकि देखिए बोध की संभावना तो हमेशा ही हमारे पास रहती है, हर एक सृष्टि में हर एक व्यक्ति के, हर एक सदस्य के पास है। लेकिन बोध के क्षण में कर्म करने का निश्चय करना, ये चीज है जो कि कुत्ते के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। वरना सभी के पास समझने का मौका था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, पर समझने के क्षण में निर्णय कर सकना और केवल समझाए जाने पर निर्णय कर सकना, बिना डराए हुए निर्णय कर सकना, क्योंकि बाकी भी अंत में निर्णय तो करते ही हैं, लेकिन डराए जाने पर करते हैं, जबकि उसके पहले उनके पास मौका था समझने का। मैं सुशीला थॉमस हूँ। आपने अपनी विशिष्ट शैली में
भाषा का महत्व और भाषा का एक इस समाज के साथ जो संबंध है और आज की स्थिति में भाषा का महत्व क्या है, भाषा और समाज को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में उस परिदृश्य में रखते हुए भाषा का क्या महत्व है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपने यहाँ प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं भाषा की संजीवनी का जो प्रश्न है आपने उसको भी आपने यहाँ प्रस्तुत किया है, लेकिन जब बातचीत आपस में जो संप्रेषण हम करते हैं और बातचीत के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान भी हो सकता है, साथ ही भाषा की संरचना की दृष्टि से भी नए शब्दों का, नई संरचनाओं की सृष्टि होती है और विचारों के आदान प्रदान से भी वहाँ भाषा एक संजीवनी के रूप में भाषा काम करती है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं भाषा की जो संजीवनी का जो रूप है उसी में मैं अपना विचार प्रस्तुत करूँगी। ऑब्जर्वेशन आपके ऑब्जर्वेशन में मुझे इतना ही कहना है कि संजीवनी पक्ष भाषा का यही है कि वो सामान्य को विशिष्ट बना देती है। जो मेरे लिए एक कौतूहल का विषय था कि बच्चे एक बासी रोटी झोले में से निकाल कर दिखाए जाने पर एक बड़े खुशी के ढंग से आप कहें एक खुश होकर स्तब्ध हो गए। इसका रहस्य भाषा की संजीवनी है कि वो हमें अब इसके बाद उनके लिए शायद कुछ दिन तक, हो सकता है बहुत समय तक, किसी भी रोटी को देखना संभव नहीं होगा, सिर्फ उसको एक सामान्य रोटी मानते थे। हर रोटी में कुछ न कुछ तत्व गुड़िया की रोटी का उनके लिए होगा। जैसे कि किसी महान कवि की कविता पढ़ लेने पर फिर आकाश वैसा नहीं रह जाता, वो हमेशा के लिए उन तमाम रंगों से मढ़ दिया जाता है जिनको हम किसी कविता में देख चुके होते हैं। तो भाषा की संजीवनी सामान्य जीवन को किसी खास, लगातार किसी खास अंदाज में पेश करने के लिए काम आती है। और जाहिर है कि आज के शब्द बहुल युग में संजीवनी का सेवन चूंकि बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका असर इतना नहीं हो पाता। संजीवनी का सेवन भी उतनी मात्रा में होना चाहिए जितना कि उचित हो, क्योंकि संजीवनी भी आखिरकार एक औषधि है। लेकिन हम अपने इस युग में जहाँ करोड़ों शब्दों का सेवन रोज करते हैं, विभिन्न माध्यमों से लगातार उनसे आक्रांत रहते हैं, ऐसे समय में भाषा की संजीवनी की याद रखना कि उसकी खुराक कितनी होनी चाहिए कठिन हो जाता है। अंतिम एक मेरा नाम बजाज है। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि ये संजीवनी भाषा में होती है अथवा ये जिजीविषा समाज में होती है जिसको भाषा प्रतिध्वनित करती है। यदि है नहीं समाज में या कि व्यक्तियों में, तो भाषा में कब से आएगी? बजाज साहब, ये समाज में है कि नहीं तो मैं नहीं कह सकता, पर बच्चों में तो अवश्य होता है। और समाज बच्चों को कुचल कर अपने को प्रजनित करता है या बच्चों को बढ़ा करके खुद को बदलता रहता है। ये समाज की संस्कृति पर निर्भर है। कुछ ऐसे समाज हैं जहां बाल साहित्य का विकास नहीं हुआ, जैसे कि हमारा समाज है, फ्रांस का समाज है, जहां बाल साहित्य उस अर्थ में नहीं विकसित हो सका जिस अर्थ में वो ब्रिटेन में हुआ या कि सोवियत संघ में हुआ, जापान में हुआ। और इसके कारणों में यही बात लोग बतलाते हैं जो विशेषज्ञ हैं कि जिन समाजों में उसका विकास नहीं हुआ, उन समाजों में बच्चे की स्वतंत्रता स्वीकारी नहीं जाती या कि उसको स्वीकारने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी चली है। इस वजह से एक जगह नहीं बन पाती जहां पर बच्चे की रचना शक्ति समाज की रचना शक्ति में बदल जाए। और इसलिए आपका ये जो प्रश्न है निश्चित रूप से चिंता जगाता है कि जिस समाज में बड़े पैमाने पर बच्चों की आवाज़ों को अनसुना किया जा रहा हो, ऐसे समाज में ये वाली इच्छा शक्ति, भाषा का आदर करने की, भाषा का प्रयोग करने की
मंदाग्नि की तरह से बची रहेगी या कभी भड़केगी? अंतिम प्रश्न। अभी तो आपने उस प्रश्न को अंतिम कहा था और मैं तो संतोष करके मैं बैठ गया। मेरे मन में मेरा मन वहाँ इस कहानी के साथ, कहानी जहाँ खत्म हुई वहाँ अटक गया। बात भाषा की हो रही थी, भाषा में रचित एक अनुभव की और एक खास तरह के पाठ की, और मैंने ये भी पाया कि वो पाठ सबके लिए, जो कहानी आपने कही, भिन्न लोगों के लिए भिन्न अर्थ लेकर आया और कई तरह की जिज्ञासाएं यहाँ सामने आई। आपने जो रोटी दिखाई उससे जो विस्मय पैदा हुआ, आपने 3 शब्द इस्तेमाल किए, विस्मय, स्तब्धता और आश्चर्य। वो तीनों कहानी से पैदा नहीं हुए, आपकी रोटी दिखाने से ये स्थिति बनी जिसको आप कुछ और कह रहे हैं, इसकी व्याख्या। तो ये जो है जिस कर्म को आप एक्स्ट्रापोज कर रहे हैं भाषा के साथ, वो भाषा का हिस्सा नहीं, वो कर्म का हिस्सा है, और नैरेटर का वो कर्म है जो एक एक्सेंचुएट करता है उस प्रभाव को। तो इन दोनों को आपने जो एक किया, वहां मैं लगातार परेशान होता रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई बुरी बात थी, हमेशा की तरह आपका व्याख्यान बहुत आह्लादकारी था, लेकिन वहां मुझे एक विसंगति तर्क की लगी, और उसको जिस तरह आप एक्सटेंड कर रहे थे वो मुझे लगा कि उसमें अतिचार एक तरह का अर्थ का है। दूसरे साहित्य में कोई क्यों जाता है कहते हुए, ये दोनों अलग अलग प्रसंग हैं। आपने बताया कि कोई घुटन है, कुछ अभिव्यक्त नहीं हुआ है, उसके लिए जाता है। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में हूं जो मानते हैं कि जीवन में जो है साहित्य उसकी पुनर्रचना है, विशिष्ट पुनर्रचना है। जीवन में जो नहीं है और जीवन से जुड़ी हुई तमाम कल्पनाओं में जो नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो साहित्य में आज तक व्यक्त हुआ है या व्यक्त होना चाहता है, क्योंकि फिर वो ऐसा अव्यक्त है जो अनस्तित्व में ही परिभाषित हो सकता है, अस्तित्व में नहीं। आपने जो कहा है उस पर मैं सोचूंगा कि ये जो घटना घटी, ये अतिचार, इसका एक विस्तार है या उसमें ही शामिल है। पर जो प्राचीन साहित्य शास्त्री भट्ट लोल्लट ने एक दीवार पर बने हुए घोड़े के चित्र को लेकर प्रश्न उठाया था कि ये एक असली घोड़ा है या नहीं है। इस प्रश्न का कोई एक समाधान नहीं हो सकता। हालांकि उस घोड़े पर बैठा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी मना नहीं किया जा सकता कि वो घोड़ा है, और क्योंकि उसको देख करके हम हर प्रकार से संतुष्ट हो सकते हैं कि ये घोड़ा ही है। अब इस घटना में एक वास्तव में बेली गई, किसी के हाथ से बनाई गई, असली आटे से बनाई गई रोटी बच्चों को दिखाई गई। इस अर्थ में तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ बुढ़िया की रोटी नहीं थी, बुढ़िया की रोटी नहीं थी। जी, लेकिन यही तो सारी बात है कि भाषा के जरिए जो समुदाय बनता है, उस समुदाय में उस क्षण शामिल होना किसी के लिए भी संभव होता है, और इस बात को एक बच्चा भी समझता है कि उस अर्थ में हर एक रोटी बुढ़िया की रोटी है, और कम से कम कुछ देर के लिए तो है ही, और उसके बाद जब बार बार और रोटियां हमें मिलेंगी तो भी कुछ बुढ़िया की रोटी का रोटीपन उनमें रहेगा। वो पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगा अगर हमें वो उस समय देखने को मिला जब ये बच्चे थे। आपको भी स्मरण होगा इस बात का कि बचपन में जो घटनाएं हम देखते हैं, जिन भी बिंदुओं से गुजरते हैं, परिस्थितियों से गुजरते हैं, वे एक तीव्रता लिए हुए सारे जीवन हमारे साथ रहती हैं, और इसका कारण शायद यही होता है कि उनके पीछे कोई संकल्पनाएं नहीं होती, कोई धारणाएं नहीं होती, वो एक बेलौस अनुभव के तौर पर हमारे मन में सुरक्षित हो जाती है। और इसलिए छोटे बच्चों के बीच भाषा का कोई भी काम करना तभी सार्थक माना जा सकता है जब वो दृष्टि विस्तार दे, कोई नया आयाम उनके लिए खोले।
वरना तो वो भाषा की नहीं व्याकरण की शिक्षा ही होगी, और या फिर वो किसी उपदेश की शिक्षा होगी। बच्चों की दिक्कत ही ये है कि वो हमारे उपदेशों से उनको फुर्सत नहीं मिलती, रचना कब करें। इस वाले प्रसंग में ये वाला जो हिस्सा है जिसको आपने इतना बारीकी से टटोला है कि क्या इसमें कर्म का प्रयोग किए बगैर ही पूरा तक दिया जा सकता था, इस पर मैं जरूर विचार करूंगा। तो सिंपल है कि आपने कहानी बोल के दिखाने तक एक्सटेंड कर दिया बलात्कारी व्याख्यान सुनने यहाँ एकत्र हुए। मोहन नारायण जी का आभार कि उन्होंने आपद धर्म को भी इतनी खूबी से अपनी सहज शालीनता से निभाया, और कृष्ण कुमार जी को कि उन्होंने हमें भाषा की संजीवनी अन्यत्र है कि नहीं है मैं नहीं जानता, यद्यपि हम उसी के सब किए धरे पर जिंदा हैं। उनके अपने भाषण में भाषा की संजीवनी के कई पक्ष बहुत ही सहज और रोचक ढंग से समझ में आए। उनके बहुत कृतज्ञ हैं, और एक बार फिर सबका आभार।